शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं ब्रजेश जैन और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मध्य प्रदेश की आज की डिबेट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव के रण में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। नामांकन के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सियासी माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। आज विजयपुर और बुधनी में कांग्रेस और बीजेपी ने नामांकन के जरिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। बुधनी में आज कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन भरा, तो वहीं विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत ने नॉमिनेशन फाइल किया। दोनों ही जगह रैली, रोड शो और आम सभाएं हुई। एक तरफ विजयपुर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों ने हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी ओर बुधनी में कांग्रेस खेमे में जीतू पटवारी, विवेक तनखा जैसे दिग्गज माहौल बनाते हुए नजर आए। यानी बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी जो है वो बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आए हैं। दावे दोनों ही तरफ से जीत के हुए। वहीं इंडी गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी अलग से अपना प्रत्याशी बुधनी में उतारा है। एक दिन पहले सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य ने भी नामांकन दाखिल किया था। आज नेताओं ने क्या कुछ दावे किए, किसके दावे में कितना दम है, आपको पहले सुनाते हैं कि आज नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ दावे करते हुए नेता नजर आए और किसके दावे में कितना दम लग रहा है। जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में और प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हमारे वहाँ के प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी अपनी टीम के साथ लगे हुए और जनता का प्रेम दुलार उनको हमेशा क्षेत्र से मिलता रहा है। और जब विकास का कारवां चल रहा था, ऐसे में और विकास की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद देगी। 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकती है जनता की, जो बोला वो करो। मैं मानता हूँ कि एक तरफ वो अनाज की, धान की पोटली है और दूसरी तरफ गेहूं की पोटली है, और इन दोनों पोटलियों से मध्य प्रदेश की जनता को अगर सहयोग करना चाहती है बुधनी की जनता, तो फिर बीजेपी को हराएगी और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। मैं मानता हूँ अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है, मीडिया में रोज आ रहा है, और विजयपुर और बुधनी दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीते। वो सबको पता है। हमारे जो प्रत्याशी अर्जुन आर्य जी हैं वो किसान के बेटे हैं। किसानों की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। तो समाजवादी विचारधारा जो है, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जो बनी है समाजवादी पार्टी, पीडीए विचारधारा के तहत बनी है। उसी के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यही मुद्दे हैं, इसी पे हम लोग वोट मांगेंगे और जनता किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को जरूर चुनेगी। तो आपने बुधनी उपचुनाव की जंग देखी। बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगह आपने देखा कि नेताओं के क्या कुछ दावे हैं, और देखिए विजुअल भी आप देख रहे हैं। बड़ी रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी दोनों ही नजर आए हैं। एक दूसरे के जो सीट है, जो खेमा है, वो सेंध लगाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चलिए, ये तो है खबर। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस उपचुनाव में इतनी गर्माहट क्यों बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में किससे कितना फायदा होगा, और जिस तरह से कांग्रेस जीतकर बीजेपी का घमंड तोड़ने का दावा कर रही है, कांग्रेस का यह सपना क्या पूरा हो पाएगा, और क्या बुधनी के साथ बीजेपी जो है वो विजयपुर जीतकर विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ा पाएगी। किसके दावे में कितना दम है, इसी मुद्दे पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि एमपी के इस चुनाव का गणित आखिर क्या कह रहा है। तो देखिए, उपचुनाव में कितना असर पड़ेगा ये हम बता रहे हैं। बुधनी में कांग्रेस 1993 के उपचुनाव और 94 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं जीती है। शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, और बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के राजनीतिक भविष्य का ये चुनाव तय करेगा कि ये चुनाव जो है उन्हें जिताएगा या हराएगी जनता। 2005 के बाद पहली बार बुधनी में बीजेपी का चेहरा बदला है। यानी लगातार शिवराज सिंह चौहान बुधनी से कैंडिडेट रहे हैं, और पहली बार जो है वो रमाकांत भार्गव यानी शिवराज के अलावा कोई चुनाव लड़ रहा है। बुधनी उपचुनाव से तय होगा एमपी में इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बुधनी में हमने देखा कि सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन उपचुनाव में मात खाता हुआ नजर आया है। विजयपुर में बीजेपी लहर के बावजूद कांग्रेस 6 बार जीत चुकी है। इसके उलट अगर हम बात करें, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान का गढ़ बुधनी है, विजयपुर जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और ये बदले की राजनीति से जो है, बदले के इशारे से कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत 6 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, और अब वो बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर मैदान में है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के विधायक जो है रामनिवास रावत वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। यहां पर उन्होंने पार्टी बदल दी थी। जो कांग्रेस से कल तक 6 बार जीते थे, आज वही बीजेपी से जीत का दावा कर रहे हैं और टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दोनों ही सीटों पर उपचुनाव जो हैं किस ओर जा रहे हैं। आज नामांकन फाइल किया गया है और नामांकन फाइल करने के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, जहां बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी से कांग्रेस यहां बड़ा शक्ति प्रदर्शन करती हुई जो है वो बुधनी में नजर आई है। और वहीं विजयपुर जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज जो है वो नजर आए हैं। तो बिल्कुल देखिए, उपचुनाव की जंग में हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में, जो बुधनी और विजयपुर 2 विधानसभा सीटों पर आयोजित हो रहे हैं, जहां आज दोनों कैंडिडेट का नॉमिनेशन के दौरान जो है तमाम दिग्गज नजर आए मैदान में और लगातार उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, जीत के अपने दावे किए। जिस तरह आपने सुना कि कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो कह रहे हैं कि दोनों सीटें जीतेंगे, बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि रामनिवास रावत तो हमारे कब्जे में है, जीतेंगे कैसे। दोनों ही जो है वो सीट बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। दोनों के अपने अपने सियासी गणित है, नफा नुकसान का आकलन लगाने में दोनों ही पार्टियां जुटी हैं। मैदानी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, दिग्गजों के दौरे शुरू हो गए हैं और आज देखिए नॉमिनेशन के दौरान तमाम दावे जो हैं जीत के, वो तमाम राजनीतिक दल और बड़े नेता जो हैं वो करते हुए नजर आए हैं। तो बिल्कुल देखिए, आज इस डिबेट में हम बात करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है और कौन ग्राउंड पर ज्यादा मजबूत नजर आता है। सियासी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कर्नल ईशान जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही आनंद जैन है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का इंडिया अहेड पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कर्नल ईशान जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का गढ़ रहा है 6 बार, विजयपुर जीती है कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत जीते हैं। क्या दावा है, किस तरह आप जो है कांग्रेस का किला भेदेंगे विजयपुर में और जीतेंगे? जी, लोग कुछ भी दावा कर सकते हैं, बोलने की आजादी है। तो आज की तारीख में तो कांग्रेस दावा कर रही है, दावा वो कुछ भी कर सकती है, पहले भी करती रही है। लेकिन विजयपुर एक ऐसी जगह है जहां पे कि रामनिवास रावत जी पिछले बार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, और ये खाली पार्टी की वजह से नहीं है, ये उनकी वरिष्ठता, उनका कर्मठपन और उनकी जो लगन वहां पे क्षेत्र के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए उसके आधार पर है। अगर कांग्रेस की वजह से होता तो 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी मध्य प्रदेश में, तो जिस तरह का विकास और जिस तरह की प्रगति विजयपुर में होनी चाहिए थी वो होती। लेकिन जो भी विकास और प्रगति हुई है वो 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बननी शुरू हुई उसके बाद ही हुई है। और इसी चीज को स्वीकारा है रामनिवास रावत जी ने भी, पहले भी स्वीकारा है और आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा नामांकन के पश्चात। जहां तक इसका सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों को और अन्य जातियों को वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा यह है कि उनको हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। और मध्य प्रदेश का हाल आप सबके सामने है, इसके विषय में मुझे ज्यादा विस्तार से ठीक है सर। आनंद जैन साहब से बात कर लेते हैं। आनंद जी, कांग्रेस ने आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि दोनों सीट जीतेंगे और जीतकर बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे। तो ये चुनाव क्या है, जनता का समर्थन लेने के लिए है, बीजेपी का घमंड तोड़ने के लिए है, या अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए है? नहीं, देखिए, हमारा चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के बीच और जनता के जो प्रजातंत्र में एक न्याय होता है उसके लिए हम जा रहे हैं। और बिल्कुल ये बात तो सत्य है जीतू पटवारी जी की
भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार की बात करती है, जैसे अभी प्रवक्ता महोदय ने बोला कि 6 बार से विजय रावत जी वहां से जीत रहे हैं और कांग्रेस के बैनर चिन्ह पे ही जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस से जुड़े लोग कर्मठ तो हैं, तो उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया, तभी तो आपको उनको तोड़ के ले जाना पड़ा। नहीं तो आपको क्या जरूरत थी? जब अगर बीजेपी की इतना विकास की बात कर रही है, इतने रोड मैप की बात कर रही है, इतनी स्कीमों की बात कर रही है, तो आप विजय रावत जी की जगह क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे? तो इसका मतलब कांग्रेस के जो कर्मठ लोग थे, कर्मठ विधायक थे, वो आज यहाँ विजयपुर में नहीं, आप सब जगह कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया आपकी बात से कि कांग्रेस के विधायक जो रहे रामनिवास जी रावत, वो कर्मठ थे और उन्होंने क्षेत्र का विकास किया, भले ही बीजेपी की सरकार रही। जी सर, सवाल ये था कि आप अपने कैंडिडेट को तो संभाल नहीं पाए, वो आपके इतने वरिष्ठ नेता थे, आपसे नाराज होकर, प्रदेश अध्यक्ष की कार्य पद्धति से नाराज होकर बीजेपी में चले गए, तो अब चले गए तो बीजेपी को इस्तेमाल करेगी ना सर, उनका उपयोग करेगी, उनके अनुभव का लाभ लेगी। जी हम संभाल नहीं पाए ऐसा नहीं है जी, हमारे को छोड़ के जितने जाने वाले हैं या तो किसी दबाव में गए हैं या अति महत्वाकांक्षा में गए हैं जी, या खुद ने अपनी डील की है, अपने आप को बेचा है। तो देखिए, जब आदमी अपनी ओरिजिनल क्या बोलना चाहिए, जब उसका स्वार्थ उसके आड़े आता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो जी। तो ये रामनिवास रावत जी ने भी किया, सिंधिया जी ने भी किया, 27 लोगों ने भी किया 2018 में। तो अति महत्वाकांक्षा ही थी ना, जी, पद का लालच था या दबाव था। तो कुल मिला के ये सब व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए हैं, ठीक है, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण गए हैं। जी। ईशान जी, कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं दबाव के कारण जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को आपने छीन लिया, क्या दबाव के कारण छीना है? और दूसरे उसी में सवाल मैं ये लेना चाहूँगा विजयपुर से, आपके 2 पूर्व विधायक आप ही के कैंडिडेट का विरोध करते रहे हैं सर, तो क्या विरोध थाम लिया आपने और कैसे इस चुनौती को पार करेंगे? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि किसी ने किसी को छीना नहीं, और जहां तक इसका सवाल है, रामनिवास रावत जी जब हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह का विकास की उम्मीद वो कांग्रेस के शासन में करते थे अपने क्षेत्र में, उस तरह का विकास नहीं हुआ है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और विकास की एक बयार वहां पे शुरू हुई है, तो वो उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इसलिए वो सरकार के साथ आ रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक विरोध का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र काम करता है, जिसमें कि हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, और लेकिन ये संगठन की मजबूती है कि वो अपनी बातें रखता है और सभी बातों को ध्यान में रखकर उनकी बात सुनी भी जाती है सभी कार्यकर्ताओं की, और अनुशासन इतना है कि वो कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। तो ये कोई इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है विजयपुर के परिणामों पर, और जो भी विरोध है या आंतरिक चर्चा में सारा कुछ बातचीत के जरिए हल कर लिया जाता है। तो इस चीज की चिंता बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है ब्रिजेश जी। जी, लेकिन ईशान जी, आपने बाहरी कैंडिडेट को मौका दिया, ये कांग्रेस का कहना है। हमने देखा कि बीजेपी की ही बैठक में जो है बुधनी में बीजेपी कैंडिडेट का विरोध हो गया, और जो लगातार काम कर रहे वो कार्यकर्ता विरोध करने लगे, नारेबाजी भी की गई। तो सिर्फ विरोध या फिर अंतरकल है आपकी विजयपुर में ही नहीं है, बुधनी में भी है। कल सबने ये खबरें देखी, लगातार दिन भर खबरें चलती रहीं। तो क्या बुधनी और विजयपुर दोनों में आपने विद्रोह जो है शांत कर दिया है? और क्या लगता है आपको, किस बल पर आप ये दावा करते हैं कि दोनों जगह जो आपके ही उम्मीदवार पूर्व एमएलए हैं या आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो पार्टी का साथ देंगे? विजय जी, फिर से मैं वही कहूंगा, सबको अपनी बात रखने की आजादी है हमारी पार्टी में, और सभी लोगों ने, बुधनी हो चाहे विजयपुर हो, जिसको भी थोड़ा बहुत असंतोष था, उन्होंने अपनी बात रखी है। और बात रखने के बाद सभी लोगों के सहयोग से, और उनको जब समझाया गया है, चीजें उनको क्लियर हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी तरह का नुकसान वो पार्टी को पहुंचाएंगे और परिणाम पे कोई असर पड़ेगा। विजयपुर और बुधनी दोनों सीटें हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, आनंद जैन साहब, आनंद जी, आपके सपा गठबंधन तो फेल हो गया, एनडी गठबंधन चला नहीं, सपा ने अपना कैंडिडेट खुद उतार दिया जो बुधनी विधानसभा में है,
तो फिर बुधनी में आप कैसे दावा करते हैं कि जीत जाएंगे, क्योंकि आपके तो कुछ वोट आप ही के उम्मीदवार, आपके पुराने सहयोगी जो है वो काटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा एक इनके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि कोई भी जितने भी, चाहे छिंदवाड़ा हो, अभी छिंदवाड़ा उपचुनाव हुए, उसके बाद यहाँ पे बीजेपुर के चुनाव हुए, तो इनको कांग्रेस के कैंडिडेट ही क्यों दिखते हैं चुनाव देने के लिए? जब ये बात करते हैं कि हम जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, आपने वहां जो सांसद की सीट जिसने छोड़ी बुधनी में, उसको आप विधायक लड़ा रहे हैं, तो आप तो डील कर ही रहे हैं बीजेपी में, तो आप किस चरित्र की बात कर रहे हैं? आप राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर जा रहे हैं, आप विधायक को चुनाव लड़वा रहे हैं, सांसद को विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि उसने सीट छोड़ी, और जो आपका सक्रिय कार्यकर्ता था उसको आपने छोड़ दिया। तो ये तो आप पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं ना अपनी पार्टी के ना अंदर, कि आपकी चल रही है, इसलिए आप किसी भी कार्यकर्ता को आप बाहर करके उनको आप किसी नए आदमी को टिकट दे रहे हैं, और बात यहाँ पे बैठ के आप प्रवक्ता महोदय यहाँ चरित्र की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिकता या कोई चारित्रिक चीजें बची लेकिन है। आनंद जी सवाल ये भी है रही बात आपका, जी आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इंडी गठबंधन नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। सपा ने अर्जुन देखिए, उतार दिया। क्या होता है राजनीति में, गठबंधन करने की कोशिश की जाती है, बातचीत की कोशिश की जाती है, और अगर कोई सामने वाला नहीं मानता है तो उसमें देखिए हमारा काम है प्रयास करना। अगर कोई हमारी बात से कन्विंस नहीं होता है तो कांग्रेस तो अपनी जगह लड़ी रही है ना चुनाव। ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस ने फुट बैक पे आ गई, बैक फुट पे। तो हमारा काम है प्रयास करना, और उसके बाद अगर कोई नहीं होता है तो हमारा प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। हम चुनाव छोड़ के थोड़ी बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश की सपा को लोगों को कन्विंस किया नहीं है तो ठीक है, वो उनकी इच्छा है। आनंद जी, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां भी सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, आपको तो बहुत कम वैल्यू वहां मिल पाई है। तो यहाँ पर आप सहयोग कर सकते थे कि भाई यहाँ पर चलिए हम सीट छोड़ देते हैं, अर्जुन आर्य का साथ देंगे। ये वैल्यू एडेड वाली चीजें नहीं होती है सर। टेम्परेरी राजनीति में बहुत सारी स्थितियां बनती है, बहुत सारी बिगड़ती है। हर पार्टी प्रयास करती है अपने बातों को कन्विंस करने की। तो अगर कहीं सामंजस्य नहीं बैठता है तो हम अपनी सीटों पे तो लड़ ही रहे ना, और लड़ेंगे। तो हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाया आज तक की जो स्थिति हमको दिख रही है, तो कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है ना। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, क्या इसका नुकसान नहीं होगा आपको? नहीं, नुकसान किसी के खड़े होने से या उससे नहीं होता, इसका नुकसान बीजेपी को भी तो हो सकता है जी। चलिए बीजेपी से ये जवाब आधार लेते पे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ही नुकसान होगा? चलिए ईशान जी, क्या लगता है सर बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा तूल पकड़ेगा, और क्या बुधनी का या स्थानीय स्तर पर कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आया बीजेपी को, और बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा, सीट की अदला बदली करनी पड़ी, पुराना वादा निभाना पड़ा, उसके लिए कहीं ना कहीं अनदेखी जो है वो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की हो गई। चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो चुनौती है वो कैसे पार करेंगे? दो कैंडिडेट से मुकाबला है, कांग्रेस कह रही नुकसान आपको भी हो सकता है। भैया जी, सबसे पहली चीज तो मैं इस चीज को बड़ा हास्यास्पद देख रहा हूँ कि मेरे वक्तव्य पर कांग्रेस प्रवक्ता को पहले बोलना है, आपके क्वेश्चन को 2 लाइन में खत्म करना है। तो ठीक है, ये उनका की बात तो आप कर रहे हैं ना। जैन साहब, मैंने नैतिकता का शब्द नहीं किया था। देखिए मुझे बोलने दीजिए, जवाब मैंने दिया है। मैंने आपको पूरा सुना है। आप इतनी नैतिकता की बात अब मत करिए, क्योंकि 2018 से आपने 17 राज्यों हमारी सरकारें गिराई है। आपकी नैतिकता तो ये है कि सिर्फ परिवारवाद करो, एक गांधी परिवार को रखो और उसके अलावा कुछ मत करो। आप क्या नैतिकता की बात हमें दे रहे हैं? हाँ, आपके जीतू पटवारी जी खाली करते हैं। उन्होंने दावा किया 2 दिन में मैं जो कार्य समिति घोषित कर दूंगा। अपना तो संभाल नहीं पा रहे आप, हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए इस तरह के उस पे नहीं जाएंगे, विषय पे रख के बात करते हैं। जी आप अपनी बात रखिए। मैं भी विषय की बात कर रहा हूँ। ईशान जी अपनी बात। आप विषय की बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और घुमा रहे हैं, आप खाली भटका रहे हैं विषय को, आप विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। आपसे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बात की गई तो वहां पे जो है दूसरी बात करने लगे आप। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? रावत जी को नहीं तोड़ा आपने, सांसद को विधायक नहीं लड़ा रहे। आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और आप आरोप दूसरे पे लगाते हैं। आप अपना देखिए ना, आपके आंतरिक लोकतंत्र क्या है? आपने तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करी जो थी। सदस्य होते हैं अभी हम कहाँ खड़े हैं? हम आपके सामने खड़े हैं ना। लोकसभा चुनाव के भी पहले और विधानसभा चुनाव के भी टाइम आप इतनी बड़ी बातें मत कीजिए। इसको चुप करा दीजिए तो मैं आपके प्रश्न जी आनंद जी आप रुक जाइए। जी ईशान जी आप जवाब कंटिन्यू कीजिए। आनंद जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप सुन लीजिए। देखिए जहां तक मैंने वही बात कही आपको कि बाहरी कैंडिडेट
तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कहने को दुष्प्रचार करने का कांग्रेस की शुरू से आदत रही है, वो करती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत जिसको लगता था उस चीज को मैंने आपको बताया कि जो बातचीत से सारी चीजें हल हो गई हैं। कांग्रेस ने जरूर कहा कि उनकी बातचीत से हल नहीं हो पाई समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन हमने हल कर ली है। और आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था ब्रिजेश जी, कल ही अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी आ गया कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आज कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया कि हम इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस कोई भी एक भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं खड़ा करेगी। तो आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति ये हो गई है, क्षेत्रीय दल के चुनाव चिन्ह पर वो अपने को मान रहे हैं। तो अभी इसके आगे मुझे उनकी पार्टी के विषय में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने आपको बुधनी और विजयपुर के विषय में बता दिया है। विजय जी आप जवाब देंगे आनंद जी कि अर्जुन आर्य जो है वो सपा पार्टी से सपा से उम्मीदवार में अभी पीडीएफ से क्यों समझौता किया? आप तो नेशनल पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मिस कॉल वाली, तो आपने पीडीएफ से समझौता क्यों किया? आपने चंद्रबाबू नायडू से समझौता क्यों किया? आपने दूसरे दलों से गठबंधन क्यों किया सांसद के चुनाव में? जब आप इतने सक्षम थे, 400 की बात करने वाले आप 240 पे आ गए, आप 400 की बात करने वाले आप 240 पे आ गए, तो सर बचा क्या है आपके पास भी? नहीं, हमारी बात मत कीजिए। आपने जो गठबंधन की बात करी तो आपने क्यों किया कश्मीर में? आपने कश्मीर में पीडीएफ से क्यों गठबंधन किया? आप लोग खाली एक परिवार की सेवा करते रहिए, वो परिवार आपको पूरी तरह डुबा कर मानेगा। देखिए अब सर इनको रोकिए, अब मेरी बात पूरी होने जी। आनंद जी मेरा सवाल जोड़ लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। सर पीडीएफ से गठबंधन अगर बीजेपी ने कश्मीर में किया है तो आपने भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया, लेकिन आप तो बाहर हो गए, बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, सरकार का हिस्सा भी नहीं बने आप। तो ये हमारी रणनीति है। बीजेपी तो बाकायदा सरकार बनाती है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, गठबंधन किया तो सरकार भी बनाई, आप तो वहां भी पीछे हट गए सर। इनका प्रश्न ये है कि कोई भी गठबंधन में ये नहीं टिक पा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो फिर पीडीएफ से क्यों किया, चंद्रबाबू नायडू से क्यों किया? सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल अभी बीजेपी की अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर ये क्यों समझौता कर रहे हैं? ये क्यों हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं? गठबंधन है और वो गठबंधन सफलता से चल रहा है। इन पे भी तो प्रश्न उठता है। हमारे गठबंधन में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं। ये सवाल नहीं, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है। आप एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस की। चलिए मेरे पास समय की कमी है सर, मैं उपचुनाव पर दोबारा आपको फोकस कराना चाहूंगा, दोबारा लौट के आते हैं उपचुनाव पर। मैं अंतिम प्रतिक्रिया बड़े ही संक्षेप में आपकी जानना चाहूंगा। सबसे पहले ईशान जी आप बताइए कि क्या लगता है सर, किन आधार पर आप चुनाव जीतेंगे विजयपुर में सबसे ज्यादा, खास जहां से 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है? देखिए विजय जी, सबसे पहली चीज कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होता है उसके चरित्र और उसके आधार पर भी जनता वोट देती है। अगर कांग्रेस का ही आधार होता विजयपुर में तो लोकसभा के चुनाव में विजयपुर क्षेत्र से भी इतनी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के को वोट नहीं मिलते। अगर इतना विरोध की बात करते हैं और कांग्रेस अहेड की बात करते हैं तो वो चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इसका सवाल है कि विजयपुर हो चाहे बुधनी हो, दोनों ही जगह हमारी संगठन की मजबूती, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो विकास के कार्य, गरीबों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, इन सभी चीजों पे जिस तरह से कार्य कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद एक बार पुनः दोनों जगह बुधनी और विजयपुर में हमारी ही पार्टी को देने जा रही है और कांग्रेस फिर से हाशिए पर ही रहेगी। ठीक है ईशान जी। आनंद जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर आपके जो बसे बसाए कैंडिडेट थे वो तो अब बीजेपी में है, नए कैंडिडेट आपने उतारे हैं विजयपुर में, उनकी बात करें या बुधनी की बात करें जहां पर राजकुमार पटेल पहले चुनाव तो लड़ चुके हैं लेकिन सपा के अलग से उम्मीदवार हैं जो आपका गणित बिगाड़ते हुए हमारी दृष्टि में तो कम से कम नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों जगह चुनौती है। फिर किस आधार पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो बीजेपी का घमंड तोड़ेगी, दोनों सीट जीतेगी, वापस लेगी? देखिए हमने सर्वे के आधार पे टिकट दिए हैं, तो हमारा जमीनी जो सर्वे है उसमें हमको लगता है कि हम ये चुनाव जीतेंगे और जनता इनको हराएगी।
क्योंकि रामनिवास रावत जी कांग्रेस से धोखा करके गए हैं, तो जनता को वो भी याद है। और राजकुमार पटेल जी पहले चूंकि कांग्रेस में रहे हुए हैं और पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, उनका पूरा परिवार जीत चुका है, तो हमारे पास भी आधार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे कि इस तरह से करके हम दोनों कैंडिडेट या हम दोनों सीट जीत जाएंगे। अभी छिंदवाड़ा में भी कितने कम मार्जिन से ये लोग जीते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो इसलिए जीतू पटवारी जी ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो चरम पे है, तो जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। ठीक सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कर्नल ईशान जी, आनंद जैन जी दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव लगातार जारी हैं, उपचुनाव की जंग छिड़ चुकी है और आज शक्ति प्रदर्शन किया गया है नॉमिनेशन के जरिए। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में आखिर कौन से मुद्दे चलते हैं, कौन सा मुद्दा और कौन सा नेता जनता के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ सकेगा और जनता मध्य प्रदेश की जो है, चाहे वो विजयपुर की हो या बुधनी की हो, वो आखिर इस उपचुनाव में किसका साथ देगी। आज के डिबेट में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है, आप बने रहिए इंडिया हेड पर।